नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मैशत के माहिर हैं, बेशुमार इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज मैं एक बड़े अजीब से सवाल से आगाज़ करना चाहता हूँ, ज़ाहिर मैशत के ज़िमन में ही है। ये जो SIFC बनी, रोज़ मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके हवाले से कोई ना कोई नेगेटिव ख़बर छपी होती है। IMF ने भी ये मुतालबा किया है, जिस तरह शफाफियत बयान फरमाएँ इसके ज़िमन में। ये क्या है, ये क्यों खटकती है? और ये जो इकनॉमी, ये तो बड़ी नौमौलूद है बेचारी, अभी तो ये इट हैज़ कम ऑफ एज। ये जो इकनॉमिक डिज़ास्टर है, इसमें तो हमें हफीज़ शेख से पूछना चाहिए, वो पीछे चले जाना चाहिए जब वो मुइन आए थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो आज एक इकनॉमिक मेस में हैं हम। वाई दे आर अफ्रेड ऑफ SIFC कि जी वो ना वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, और हम ये कहते हैं कि चलो यार $280 पे डॉलर तो रखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं 330 पे लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी, शुक्रिया कायद साहब। असल में ये प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि बहुत अरसे से उनका ख्याल था कि ये बिल्कुल हम कोलैप्स की तरफ और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, मगर फिर SIFC के हवाले से अगरचे मैंडेट तो उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखना था, मगर मुनासिब समझा गया कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जहाँ पे बहुत सख्त किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है। आपने देखा जो उस वक्त डॉलर का किस तरह से लोगों ने जो था वो ज़ख़ीरे कर रखे थे और किस तरह का माहौल बना हुआ था, उसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया गया। और अब भी आपने सही फरमाया है कि एक आध दिन गुजरता नहीं कि बहुत बड़ी, आज भी मैं ख़बर देख रहा था कि जी पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो 73 के बाद सबसे प्लंज कर गई है, और इस बावजूद कि SIFC, अब ज़ाहिर है SIFC का रोल तो इसमें हम नहीं पिछले सालों में देख सकते। ये तो जाहिर है कि पिछली हुकूमत के ज़माने में जो हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉ था, उसमें अमेंडमेंट करके एक चैप्टर डाला गया था कि बहुत से मामलात के अंदर जहाँ बहुत सा रेड टेपिज़म है उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा, और बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में कई साल लग जाते हैं, उसको कई दिनों में मुहित किया जाएगा। मगर आप देखेंगे कि उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी जो थी तंजीम नौ का फैसला किया, मगर वो फिर ऑफिसर्स ने खुद भी उसके खिलाफ केसेस फाइल कर दिए कोर्ट्स में। तो जब तक हम ये बुनियादी ढांचे ठीक नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, अभी वापस चले गए हैं वो किसी किस्म का इब्तदाई मुआहदा किए बगैर भी, तो ये हमें क्या और हमारी आम ट्विस्ट करना चाहते हैं? बजट भी आने वाला है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो कीमतों का ₹17 की बात हो रही है। कैन आई बिलीव माई आईज आर एयर्स, ये इसमें बिजली के यानी यूनिट में, तो वो वापस चले गए हैं, तो वो क्या चाहते हैं और हमसे? ज़ाहिर है IMF में शिकंजा तो आपको पता ही इसीलिए है कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको नकारा किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुश्किल बनाया जाए। अब जाहिर है कि वो अपने मकसद इसलिए दिखा रहे हैं कि हमने एक नए प्रोग्राम की जो बात की है, वो भी अब 25वां प्रोग्राम जो है, और अभी तक हम आपने देखा कि इनके सारे प्रोग्रामों के बावजूद भी हमारी मईशत ख़राब हुई है, बेहतर नहीं हुई है, हम सबको पता है। मगर अफसोस के साथ ये भी पता कहना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री जो हमारी फाइनेंस की, उसके पास कोई भी वायबल अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं है। वहाँ भी जो मैंने अर्ज़ करा था कि जो हमारे ये अब अफसरशाही के लोग हैं, इनको तो डिलीवर करने की आदत का, ये कब एक पेज नहीं लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये एनवायरनमेंट के बाद $10 बिलियन के लिए हमारे प्लेज किया गया, तो इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं इनको दे सके कि वो रकम हासिल करके कोई मंसूबे पेश किए जा सके। तो ये बहुत बड़ा जो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है, अब वो वाजे होकर सामने आ रहा है। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस ना होता तो इन बॉडीज़ की हमें ज़रूरत ना पड़ती। एक और सवाल, कल मशीद हुसैन सैयद साहब, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा जी जो पिछला रूलिंग सेटअप था उसने तो हमारे मिज़ल जो प्रोग्राम पर भी कंप्रोमाइज़ मांग लिया, और टेसेटली पिछला रूलिंग सेटअप इस पे एग्री भी कर गया था। एक तो इस हवाले से बताइए, क्योंकि क्या कोई वो ऐसे उनके मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं? जी, ज़ाहिर है इस इलाके में जो भी चाइना के साथ हमारे तल्लुकात हो या हमारी अपनी पोटेंशियलिटीज़, उसको बहुत खटकती है, और ज़ाहिर है वो माशी तौर पर ही हमें क्रिपल किए चले जा रहे हैं। और उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारे इस वक्त सिविलियन अदारे हैं, इसके जो अक़वाम बाला हैं, इसमें पूरा रोल प्ले कर रहे हैं।
क्योंकि ये दिन ब दिन आप देख रहे हैं, पहले इनका बहाना होता था कि जी नैब हमें तंग करती है, हम फैसले नहीं करते। फिर वो लॉ बदला, काफ़ी अरसे से नैब ने किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट के हाथ नहीं डाला, मगर उनकी किसी किस्म की कोई एफिशिएंसी तो अब नाम लेना बड़ी दूर की बात है, वो तो डे टू डे अफेयर्स भी चलाने में नाकाम हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तरफ मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब जॉर्ज सोरोस ने अटैक किया था मलाइशिया की इकॉनमी पे, और एक दिन में महातिर मोहम्मद ने कहा था कि मेरे दाइयों की जो मेरी स्ट्रगल थी एक दिन में उसे उड़ा के ले गया, और उसने टाइट करेंसी कंट्रोल लगाकर जो है डी लिंक कर लिया था डॉलर को उससे, और कुछ मेरे ख्याल में उनकी बचत भी हो गई थी। आई डोंट नो इतने ड्रास्टिक कोई कर सकता है या इतने डेयरिंग कोई यहाँ स्टेप ले सकता है, लेकिन यहाँ क्या हमें बहुत डेयरिंग स्टेप लेके अपनी इकानमी को रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, स्टेप्स तो बहुत वेरिंग हो और मौजूद भी हैं, मगर मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं और जो लोग वहाँ बैठकर आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करते हैं, तभी आप उनके चेहरों पे नज़र डालें, ये वही लोग हैं जो हर हुकूमत में किसी न किसी तरीके से तब्दील होकर आ जाते हैं। ना उनकी कोई कॉम्पिटेंस है, उनका एक इंटरेस्ट है कि कभी उनके बच्चों को वहाँ बाहर अच्छे दाखिले मिल जाएँ, स्कॉलरशिप मिल जाए, कभी उनको 1-2 साल का आईएमएफ का वाशिंगटन में जो है वो पोस्टिंग मिल जाए, एशिया डेवलपमेंट बैंक में चले जाएँ। ये तो अब हमारी जो है वो उन लोगों का हाल हो चुका है जो उनसे तो इन्होंने कहा डेयरिंग स्टेप लेने, कहा महातिर मोहम्मद, कहा ये लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बातें और मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो सोलर को इंडिया जो है वो सब्सिडी दे रहा है, मुफ्त दे रहा है, मुफ्त लोन दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री के लगा लो। और दूसरा ये कि एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी है कि हमारी बिजली ठीक कर दो। अब उसमें बिजली बनाने वाले भी बैठे हुए हैं, तो ये इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से कि वो अपने इंटरेस्ट कुर्बान कर लेंगे? नहीं, आपने इंडिया, वो तो इस वक्त दुनिया का अब थर्ड लार्जेस्ट सोलर में भी, और उन्होंने तो उसमें बिल्कुल इनकलाब जो है, और वो इस वक्त बहुत बड़े उसके मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स में जहाँ ना हम उसको बना रहे, बल्कि अब डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट कर भी दी थी, उनके ऊपर भी बर्डन लाना चाह रहे हैं। उनकी पॉलिसी हर दूसरे दिन बदल जाती है। पहले कहते हैं नेट मीटिंग होनी चाहिए, फिर कहते हैं नहीं ग्रॉस मीटिंग होनी चाहिए। वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको कोई दिलचस्पी है नहीं, वो तो आते हैं इलेक्ट होकर, आपको पता है, फिर अपने अगले इलेक्शन के लिए पैसों की तैयारी कर रहे होते हैं, जो बाबुओं पे काम सारा छोड़ते हैं, और बाबू इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और नालायक भी बहुत है। और ये सोलर में भी आप देख लीजिए हमारा एक्सपीरियंस कितना बुरा है। तो हम पहले इंपोर्ट करते रहे, यहाँ कभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हमने तवज्जो नहीं दी, और अब जब उसकी कीमतें सस्ती हुई हैं तो अब हम टैक्स लगाने की तरफ और उसका बर्डन बढ़ाने की तरफ चल पड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारा एक सबसे बड़ा क्राइसिस जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, बाहर से कोई बंदा आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आज भी खबर छपी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो ये जो हमें कितना वाइटल है सोलर हमारे लिए, और जो बहुत कम कीमत और निर्खों पे बिजली जो है वो कितनी अहम है हमारी सर्वाइवल के लिए, और इस हवाले से कितना ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये क्या कर रही है? भाई साहब, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आजकल जो मसला होता है वो दो चीज़ों पे, तवानाई और फूड पे। अब आप देख लीजिए गंदम बाहर से होती, एनर्जी का ये हाल है कि दुनिया में महंगी तरीन और बदतरीन हमारी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें चोरी चकारी देखें आप और हरकतें देखें, आज तक हम इसको ठीक नहीं कर सके। अगर यही हाल रहा और हमने अपनी एफिशिएंसी को और अपनी ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए, तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे। आपने तवानाई की तरफ बिल्कुल सही इशारा किया कि ये तो बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर तो हम किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री चला ही नहीं पाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं बहुत ज़्यादा, आप सोलर है। डॉक्टर साहब, बड़ी ही आपने वजाहत से हमें वक्त की कमी, वक्त की दीवार सामने आ जाती है, मगर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन।